Good morning, everybody. आज हम लेसन नंबर सेकंड का अध्ययन करेंगे। देखिए, लेसन नंबर सेकंड का नाम है नर एवं मादा युग्मकोद्भिद की संरचना एवं विकास। लेसन नंबर सेकंड जिसका नाम है नर एवं मादा युग्मकोद्भिद नर एवं मादा युग्मकोद्भिद की संरचना एवं विकास। स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट। देखिए, आपको हमने पिछली कक्षा में पुष्पों के बारे में अध्ययन कराया था, इसलिए इस टीचिंग पॉइंट को आगे बढ़ाते हुए हम आपको एक बार फिर दोबारा से संक्षिप्त में पुष्प के बारे में बातें करेंगे और फिर तब जाकर के हम नर युग्मकोद्भिद की संरचना पर आएंगे। देखिए स्टूडेंट्स, आप लोग जानते हैं कि आवर्त बीजी पादपों में जनन अंग का नाम क्या होता है। देखिए, आवर्त बीजी जो पादप होते हैं उनमें पुष्प जो होता है वो जनन अंग होता है। पुष्प क्या होता है? जनन अंग होता है, आपको बताते हैं। देखिए, पुष्प के द्वारा सभी प्रकार की लैंगिक क्रियाएं क्या की जाती है? पूर्ण की जाती है। अर्थात पुष्प के द्वारा क्या पूर्ण की जाती है? विभिन्न प्रकार की लैंगिक क्रियाएं पूर्ण की जाती है। आकार की दृष्टि से अगर देखा जाए, मॉर्फोलॉजिकल रूप में देखा जाए, तो पुष्प जो होता है वो एक रूपांतरित प्रवाह होता है। आकार की दृष्टि से देखा जाए तो पुष्प क्या होता है? एक रूपांतरित प्रवाह होता है। मॉडिफाइड शूट होता है जिसमें सीमित रूप में क्या होती है? वृद्धि होती है। कैसे वृद्धि होती है? इनमें सीमित रूप में क्या होती है? वृद्धि होती है। आपको बता दें कि जो पुष्प होता है वो किसी पौधे के तने पर या उसकी शाखा पर लगा होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि पुष्प जो होता है एक वृंत द्वारा पौधे के तना या शाखा पर लगा होता है, जिसे क्या कहा जाता है? पुष्प वृंत कहा जाता है। पुष्प वृंत का जो शीर्ष भाग होता है, एक बार फिर हम आपको पुष्प का डायग्राम बना रहे हैं, ठीक है? पुष्प का हम डायग्राम बना रहे हैं इस तरीके से। ये पुष्प की संरचना है। पुष्प का ये भाग क्या है? पुष्प ग्रंथ कहलाएगा, ठीक है? मैंने आपको बोला कि पुष्प ग्रंथ के शीर्ष या पुष्प ग्रंथ का जो ऊपरी भाग होता है वो चौड़ा या प्याले के आकार की संरचना के रूप में पाया जाता है, जिसे पुष्पासन या थैलेमस कहा जाता है। पुष्पासन या उसे क्या कहा जाता है? थैलेमस के नाम से उसे जाना जाता है। देखिए, पुष्पासन पर क्या है? पर्व एवं पर्वसंधियां, ठीक है? पुष्पासन पर पर्व और पर्वसंधियां अत्यधिक कैसी होती है? सहत होती है।
संहत का अर्थ होता है संघनित होती है, अर्थात पुष्प ग्रंथि के शीर्ष पर या पुष्पासन पर पर्व और पर्व संधियां, ठीक है, अत्यधिक संघनित रूप में क्या होती हैं, पाई जाती है। पर्व संधियों पर बंद एवं उर्वर उपांगों के रूप में पुष्प पत्र क्या होते हैं, व्यवस्थित होते हैं। एक बार दोबारा सुन लीजिए, पर्व संधियों पर उपांग या उर्वर उपांग, ध्यान सुनना, पर्व संधियों पर बंद एवं उर्वर उपांग के रूप में पुष्प पत्र क्या होते हैं, व्यवस्थित होते हैं। इसलिए पुष्प को क्या कहा जाता है, बीजाणु पर्णधारी प्ररोभी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बीजाणु पर्णधारी प्ररोभी कहा जाता है, बीजाणु पर्णधारी प्ररोभ कहा जाता है। तो पुष्प को क्या कहा जाता है, बीजाणु पर्णधारी प्ररोभी क्या है, कहा जाता है। स्पोरोफिल बियरिंग सूट भी इसे क्या है, कहा जाता है। स्पोरोफिल बियरिंग सूट के नाम से भी इसे जाना जाता है। आपको हमने पिछले वीडियो में बताया था कि पुष्प की जो संरचना होती है, एक प्रारूपिक पुष्प की संरचना होती है, वो 4 भागों में बटी होती है, जो 4 चक्रों में क्या होती है, व्यवस्थित होती है। आपको बताया कि सबसे बाह्य भाग होता है, उसे बाह्य दलपुंज कहते हैं, ये पहला चक्र होता है, ठीक है। बाह्य दलपुंज होता है और बाह्य दलपुंज के एक सदस्य को क्या कहा जाता है, या एक इकाई को क्या कहा जाता है, बाह्य दल कहा जाता है। देखिए ये वाला जो भाग है ये कहलाएगा, ये दूसरा चक्र होता है जो बाह्य दलपुंज के अंदर की ओर होता है, जिसे दलपुंज कहते हैं। और दलपुंज की एक इकाई को या एक सदस्य को क्या कहा जाता है, एक इकाई या एक सदस्य को क्या कहा जाता है, दल कहा जाता है। देखिए ये क्या कराएगा, आपको इस तरीके की संरचना यहाँ पर नजर आ रही है। इस संरचना को क्या कहा जाएगा, दलपुंज के अंदर की ओर ये संरचना पाई जाती है, जिसे नरजनांग या इसे पुमुंग कहा जाता है। और पुमुंग की एक इकाई को क्या कहा जाता है, पुमुंग की एक इकाई या एक सदस्य को क्या कहा जाता है, पुंकेसर कहा जाता है। पुंकेसर को लघु बीजाणु पर्ण भी कहा जाता है, लघु बीजाणु पर्ण भी क्या है, कहा जाता है। माइक्रो स्पोरोफिल के नाम से जाना जाता है। और ये सबसे अंतिम जो संरचना आपको नजर आ रही है, इसे जायांग या इसे मादा जननांग के नाम से भी क्या है, जाना जाता है, ठीक है। जायांग की एक इकाई को क्या कहा जाता है, एक या एक से अधिक इकाइयों को क्या कहा जाता है, अंडक कहा जाता है। तो जायांग के एक सदस्य या एक इकाई को क्या कहा जाता है, अंडक कहा जाता है। ये सारी चीजों पर हम बातचीत डिस्कशन हम पिछले वीडियो के अंदर कर चुके हैं प्यारे बच्चों। अब आपको हम ये बताना चाह रहे हैं कि पादपों में नर युग्मकोद्भिद का निर्माण कैसे होता है, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट पर हम डिस्कशन करने जा रहे हैं, क्योंकि आपके पाठ का नाम भी है कि नर और मादा युग्मकोद्भिद की संरचना एवं विकास। देखिए आवर्तबीजी पादपों में हम बात कर रहे हैं नर युग्मकोद्भिद के विकास के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक है नर युग्मकोद्भिद का विकास। देखिए नर युग्मकोद्भिद का विकास, डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। आपको बता दें आवर्तबीजी पादपों में जो पुमुंग होता है, उस पुमुंग एक नरजननांग होता है, जो हम कह सकते हैं कि आवर्तबीजी पादपों में नरजननांग के रूप में पुमुंग पाया जाता है, ठीक है। और आपको बताया था पुमुंग के एक सदस्य को क्या कहा जाता है, पुंकेसर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पुंकेसर या लघु बीजाणु पर्ण कहते हैं। देखिए आपको हमने बताया था कि पुंकेसर जो होता है, स्टेमन जो होता है, उसकी संरचना को कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया है। देखिए पुंकेसर की संरचना 3 भागों में विभेदित होती है। सबसे पहला भाग है जिसे पॉलन सैक या पराग कोष कहते हैं।
दूसरे भाग को योजी या कनेक्टिव कहा जाता है और तीसरे भाग को क्या कहा जाता है, पुतंतु या फिलामेंट के नाम से उसे जाना जाता है। देखिए बात करते हैं कि परागकोश क्या होते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पोलन सैक। देखिए आपको हमने बताया था कि अधिकांशतः आवर्तबीजी जो पादप होते हैं, उन आवर्तबीजी पादपों में द्विपालित और घुंडीनुमा संरचना के रूप में क्या पाया जाता है, परागकोश पाया जाता है। ये परागकोश जो होता है वो पुतंतु के शीर्ष पर क्या होता है, लगा हुआ होता है। ठीक है, योजी जो होता है वो परागकोश और पुतंतु को जोड़ने में क्या होता है, सहायक होता है। इन सब चीजों पे हम पिछली कक्षा में चर्चा कर चुके हैं। आपको हमने बताया कि अधिकांशतः आवर्तबीजी पादपों में द्विपालित क्या पाया जाता है, परागकोश पाया जाता है। यदि परागकोश का अनुप्रस्थ काट काटा जाए, हमने आपको पहले बताया और फिर एक बार रिपीट कर रहे हैं कि यदि अनुप्रस्थ काट अगर काटा जाए, तो अनुप्रस्थ जब काट काटा जाता है तो आपको बता दें इस तरीके से इस तरीके से परागकोश की संरचना का यदि अनुप्रस्थ काट काटा जाए तो परागकोश का अनुप्रस्थ काट काटने पर परागकोश की एक पाली के अंदर कितने कोष्ठ होते हैं, 2 कोष्ठ होते हैं। एक पाली में कितने कोष्ठ पाए जाते हैं, 2 कोष्ठ पाए जाते हैं। अर्थात एक पाली में 2 लघु बीजाणु ध्वनियां पाई जाती है। इसी तरीके से यहाँ पे परागकोश में 2 पालियां पाई जाती हैं, इसलिए यहाँ पर लघु बीजाणु ध्वनियों की संख्या भी कितनी पाई जाती है, 2 पाई जाती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि परागकोश में कुल मिलाकर के 2 पाली पाई जाती है, तो उनमें कितने कोष्ठ पाए जाते हैं, 4 कोष्ठ पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, 4 कोष्ठ पाए जाते हैं। और ये 4 कोष्ठों से अर्थात इनके अंदर 4 लघु बीजाणु ध्वनियां इनके अंदर क्या है, पाई जाती है। परंतु मालवेसी कुल के जो पादप होते हैं उनके अंदर परागकोश जो होता है वो कैसा होता है, एक पालित होता है। एक पालित होगा तो इसमें कितने कोष्ठ पाए जाएंगे, 2 कोष्ठ पाए जाएंगे। जिसमें 2 कोष्ठ पाए जाते हैं उसमें लघु बीजाणु ध्वनियों की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। इसलिए मालवेसी कुल के पादपों में लघु बीजाणु ध्वनियों की संख्या कितनी पाई जाती है, 2 लघु बीजाणु ध्वनियां पाई जाती है। आइए अब हम बात करते हैं अगले टॉपिक पर, किसके बारे में, पुंकेसर के परिवर्धन के बारे में, डेवलपमेंट ऑफ पोलन सैक। देखिए पोलन सैक परागकोश के परिवर्धन के बारे में हम बात कर रहे हैं। परागकोश का परिवर्धन, डेवलपमेंट ऑफ पोलन सैक। ठीक है, देखिए डेवलपमेंट ऑफ पोलन सैक पर हम बात करने जा रहे हैं। डेवलपमेंट ऑफ पोलन सैक। देखिए परागकोश का परिवर्धन कैसे होता है। देखिए परागकोश का जब परिवर्धन होता है तो उसकी प्रारंभिक अवस्था में अविभेदित समजात कोशिकाओं का समूह पाया जाता है और परागकोश के सबसे बाहर की ओर या परागकोश के चारों ओर क्या पाया जाता है, एक विशेष प्रकार का आवरण पाया जाता है जो किससे बना होता है, एपिडर्मिस से बना होता है। हम कह सकते हैं कि परागकोश के चारों ओर बाह्य त्वचा का क्या पाया जाता है, आवरण पाया जाता है। आइए हम देखते हैं डायग्राम के माध्यम से। इस तरीके से आप डायग्राम देख रहे हैं यहाँ पे।
हम आपको पराग कोश की संरचना के बारे में बता रहे हैं इस तरीके से। देखिए पराग कोश की संरचना के सबसे बाहर की ओर ये एक आवरण पाया जाता है, और ये आवरण जो होता है वो किससे बना होता है, ये आवरण जो होता है वो किससे बना होता है, बाह्य त्वचा से बना होता है। तो पराग कोश का सबसे बाह्य आवरण है ये, और ये सबसे बाह्य आवरण किससे बना होता है, बाह्य त्वचा से बना होता है। बाह्य त्वचा को एपिडर्मिस कहा जाता है, एपिडर्मिस कहा जाता है। देखिए पराग कोश का जब परिवर्धन होता है तो इसमें अनेक छोटे छोटे समजात, ठीक है, अविभेदित कोशिकाओं के समूह क्या है, इनके अंदर क्या है पाया जाता है। इस तरीके से अविभेदित कोशिकाओं का समूह पाया जाता है। कोशिकाएं कैसी होती है, ये समान प्रकार की होती है। किस तरीके की होती है, समान प्रकार की इनमें कोशिकाएं पाई जाती है। तो ये अविभेदित कोशिकाओं का क्या पाया जाता है, यहाँ पे समूह पाया जाता है। देखिए इस तरीके से अविभेदित कोशिकाएं यहाँ पर क्या है पाई जाती है, ठीक है। तो इन्हें कहा जाता है अविभेदित कोशिकाओं का समूह, अविभेदित कोशिकाओं का समूह, ठीक है। अविभेदित समजात, होमोजीनियस जिसको बोलते हैं, अविभेदित समजात कोशिकाओं का समूह हो गया। और ये पराग कोश का जब विकास होता है तो उसके सबसे बाहर की ओर जो आवरण पाया जाता है उसे क्या कहा जाता है, बाह्य त्वचा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बाह्य त्वचा के नाम से जानते हैं। देखिए पराग कोश की आंतरिक जो संरचना है, जैसे जैसे पराग कोश का विकास होता है वैसे वैसे ही पराग कोश की जो संरचना होती है उसमें क्या होते हैं, परिवर्तन होते हैं। अर्थात पराग कोश की जो इंटरनल स्ट्रक्चर होती है, आंतरिक जो संरचना होती है, उस आंतरिक संरचना में क्या होता है, परिवर्तन होता है। जब आंतरिक संरचना में जब परिवर्तन होता है तो ऐसी स्थिति में पराग कोश के अंदर सबसे पहले दो परागपुटों का क्या होता है, निर्माण होता है। कितने परागपुटों का निर्माण होता है, दो परागपुटों का निर्माण होता है। या हम बोल सकते हैं कि उनके अंदर दो परागपुट या उनमें दो लघु बीजाणुधानियों का निर्माण होता है। परंतु कुछ समय पश्चात उनमें चार परागपुट या चार लघु बीजाणुधानियों का निर्माण हो जाता है, या चार पराग कोशों का क्या है, निर्माण हो जाता है। तो इस तरीके से हम आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पे चार पराग कोशों का यहाँ पे क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। इस तरीके से सबसे भारी आवरण है, ठीक है, इसको हम दिखा रहे हैं चलते हुए। ये संरचना जो कहलाएगी, ये क्या कहलाएगी, जिसको हम बनाने जा रहे हैं, ये कहलाएगी एपिडर्मिस। क्या कहलाएगी, ये वाली जो संरचना कहलाएगी, इसे कहा जाता है एपिडर्मिस, ठीक है। ये एपिडर्मिस की कोशिकाएं होती हैं, ठीक है। ये तो हो गई एपिडर्मिस की कोशिका या एपिडर्मिस का ये सबसे बाह्य आवरण होता है पराग कोश के अंदर, ठीक है। और यहाँ पर क्या है कि ये क्या है कि विभिन्न प्रकार की ये चार भाग हो गए, 1 2 3 और 4। ये चार पराग कोशों का या परागपुटों का या लघु बीजाणुधानियों का निर्माण हो जाता है। जब चार लघु बीजाणुधानियों का निर्माण हो जाता है तो उसके पश्चात यहाँ पर, ठीक है, बाह्य त्वचा के नीचे, या हम बोल सकते हैं कि परागपुट की जो कोशिकाएं होती हैं, उन परागपुट की कोशिकाओं में से कुछ कोशिकाएं जो होती हैं, ये परागपुट की कोशिकाएं, और इन परागपुट की कोशिकाओं में से कुछ कोशिकाएं आकार में कैसी हो जाती है, बड़ी हो जाती है। कैसी हो जाती है भी, आकार में बड़ी हो जाती है। मैंने आपको कुछ कोशिकाएं यहाँ पे चलते हुए डायग्राम में, लाइनर डायग्राम के अंदर कुछ कोशिकाएं बड़ी दिखाई, आप देखिए। इस तरीके से यहाँ पे देखिए कोशिकाओं का क्या हो जाता है, निर्माण होता है। तो यहाँ पे परागपुट है, ठीक है।
परागपुट की कुछ कोशिकाओं में से, ठीक है, कुछ कोशिकाएं, परागपुट की कुछ कोशिकाएं क्या हो जाती हैं, आकार में बड़ी हो जाती हैं, ठीक है। आप देखिए ये कोशिका है वो अन्य, कौन सी कोशिकाओं की बात कर रहा हूं कि परागपुट के अंदर जो हाइपोडर्मल सेल होती है, हाइपोडर्मल सेल जिनको बोला जाता है, ध्यान से सुन लीजिए, जिन्हें बोला जाता है अधः त्वचा कोशिका। हाइपोडर्मल सेल की जो कोशिकाएं होती हैं, जो यानी कि एक प्रकार से हम कह सकते हैं एपिडर्मिस के नीचे होती है, और ये एपिडर्मिस के नीचे जो हाइपोडर्मल की जो कोशिकाएं होती हैं वो परागपुट के अंदर जो हाइपोडर्मल की जो कोशिकाएं होती हैं वो अन्य कोशिकाओं की तुलना में आकार में कैसी हो जाती है, ये बड़ी हो जाती है। आकार में कैसी हो जाती है, ये बड़ी हो जाती है। आप देखो इस तरीके से ये कोशिकाएं आकार में कैसी हो जाती है, बड़ी हो जाती है, और इनका जीवद्रव जो होता है वो अन्य कोशिकाओं की तुलना में, ठीक है, उनसे अधिक कैसा हो जाता है, संघनित हो जाता है। और इस प्रकार से बनने वाली जो कोशिकाएं होती हैं, इन कोशिकाओं को कौन सी कोशिका कहा जाता है, प्रपसु कोशिका, या इन्हें आर्की स्पोरियल सेल के नाम से इन्हें जाना जाता है। आर्की स्पोरियल सेल के नाम से क्या है, जाना जाता है। एक बार मैं आपको फिर दोबारा से बता रहा हूं, ध्यान से सुनना, कि बाह्य त्वचा की कोशिका क्या होता है, सबसे बाहरी आवरण होता है। परागकोश की संरचना का सबसे बाह्य आवरण का निर्माण बाह्य त्वचा के द्वारा किया जाता है। परागकोश जो होता है, जब इसका परिवर्तन होता है प्रारंभिक अवस्था में, तो इसमें अविभजित संजात कोशिकाओं का समूह पाया जाता है। कुछ समय पश्चात इस परागकोश के अंदर संरचनात्मक परिवर्तन होते हैं। संरचनात्मक जब परिवर्तन होते हैं तो सबसे पहले इनके अंदर दो परागपुटों का या लघु बीजाणुधानियों का या परागकोशों का निर्माण होता है। कुछ समय पश्चात 4 परागपुट या 4 लघु बीजाणुधानी या 4 परागकोष्ठों का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। मैंने आपको बताया प्रत्येक परागपुट की कोशिका, ठीक है, प्रत्येक परागपुट की जो कोशिकाएं होती हैं, ध्यान से सुन लीजिए, प्रत्येक परागपुट की कोशिकाओं में से कुछ अधः त्वचा की कोशिका, कौन सी कोशिका, कुछ अधः त्वचा की कोशिका, हाइपोडर्मल की जो सेल्स होती है वो अन्य कोशिकाओं की तुलना में आकार में कैसी हो जाती है, बड़ी हो जाती है। कैसी हो जाती है, आकार में बड़ी हो जाती है, और उनमें जीवद्रव जो होता है वो अन्य कोशिकाओं की तुलना में कैसा हो जाता है, अधिक हो जाता है, यानी कि उनमें जीवद्रव भी कैसा हो जाता है, सघन हो जाता है। इस प्रकार की कोशिकाओं को प्रपसु कोशिका कहा जाता है। कौन सी कोशिका कहा जाता है, प्रपसु कोशिका कहा जाता है। देखिए परागकोश का जो परिवर्तन होता है वो एक विशेष प्रकार का होता है, जिसे हम कहते हैं सुबीजाणीय, सुबीजाणुधानीय प्रकार का होता है, ठीक है। परागकोश का जो परिवर्तन होता है वो कौन से प्रकार का होता है, आपसे सवाल पूछा जाए, ठीक है, 1 नंबर के क्वेश्चन में, कि परागकोश का परिवर्तन किस प्रकार का होता है, तो आपको बता रहे हैं सुबीजाणुधानीय प्रकार का होता है। सुबीजाणुधानीय प्रकार का होता है, इंग्लिश में बोलते हैं यू स्पोरेंजिएट, स्पोरेंजिएट क्या है, प्रकार का होता है। तो परागकोश का परिवर्तन कौन से प्रकार का होता है, सुबीजाणुधानीय प्रकार का होता है, जिसे क्या कहा जाता है, यू स्पोरेंजिएट भी कहा जाता है। अब आपसे पूछा जाए कि भैया सुबीजाणुधानीय क्या है, सुबीजाणुधानीय क्या है, इस पर अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यू स्पोरेंजिएट, तो यू स्पोरेंजिएट के बारे में अगर हम बात करें तो यू स्पोरेंजिएट आप ध्यान से सुन लीजिए। देखिए ऐसा परिवर्तन, परागकोश का ऐसा परिवर्तन जिसमें एक या एक से अधिक बीजाणुधानी प्रारंभिका, एक या एक से अधिक बीजाणुधानी प्रारंभिका
से किसका निर्माण होता है? बीजाणुधानी का या परागपुटों का क्या होता है? निर्माण होता है। बीजाणुधानी का या परागपुटों का निर्माण होता है, उसे क्या कहा जाता है? सुबीजाणुधानीय प्रकार का परिवर्धन कहा जाता है। आपसे पूछा जाए कि सुबीजाणुधानीय परिवर्धन क्या है? मैंने आपको बताया था कि परागकोश में परिवर्तन किस प्रकार का होता है, तो परागकोश में परिवर्तन सुबीजाणुधानीय प्रकार का होता है। और आपसे पूछा जाए कि सुबीजाणुधानीय परिवर्तन क्या है, तो आप कहेंगे कि परागकोश के परिवर्तन में एक या एक से अधिक बीजाणुधानी प्रारंभिकाएं, ठीक है, एक या एक से अधिक बीजाणुधानी प्रारंभिकाओं से किसका निर्माण होता है? बीजाणुधानी का या परागपुटों का क्या होता है? निर्माण होता है, जिसे क्या कहा जाता है? सुबीजाणुधानी कहा जाता है। ठीक है, देखिए अब हम आपसे बात करते हैं कि यहां से आगे क्या होता है। आपको बता दें कि ये प्रपसु कोशिकाएं हैं जिनको हम आर्किस्पोरियल सेल के नाम से जाना जाता है। प्रपसु कोशिका न बोले तो इनका एक दूसरा नाम है, इन्हें प्रपसूतक कोशिकाओं के नाम से भी जाना जाता है। प्रपसूतक कोशिका, देखिए ये प्रपसूतक जो कोशिकाएं होती है इनको हम यहां से बाहर निकाल रहे हैं थोड़ी देर के लिए। देखिए तो ये सबसे भारी आवरण है इसका, ये वाला सबसे भारी आवरण है, किससे बना है? एपिडर्मिस से। तो ये कोशिका हमने बना दी है इसकी एपिडर्मिस की कोशिका। ये कौन सी कोशिका हो गई? एपिडर्मिस की कोशिका। और ये जो कोशिका आपकी कहलाएगी ये आपकी कौन सी हो गई? प्रपसूतक की कोशिका हो गई। प्रपसूतक या प्रपसु कोशिका या आर्किस्पोरियल सेल के नाम से इसे जानते हैं। ठीक है भैया, इस तरीके से ये कौन सी कोशिका बन गई? आर्किस्पोरियल सेल हो गई। ठीक है, देखिए प्रपसूतक की जो कोशिकाएं होती हैं, ठीक है, इनमें परिणत प्रकार का क्या होता है? विभाजन होता है। कौन सा विभाजन होता है? इनमें परिणत प्रकार का विभाजन होता है। कौन सी कोशिकाओं में? प्रपसूतक की कोशिकाओं। प्रपसूतक या प्रपसु कोशिकाओं में परिणत विभाजन होता है। परिणत विभाजन होता है, देखिए इस डायग्राम को वापस हम आपको बता रहे हैं कि ये तो क्या हो गया? परागकोश का सबसे बाह्य आवरण होता है। ठीक है, कौन सा आवरण होता है? सबसे भारी आवरण होता है, जिसे क्या कहा जाता है? ये तो कहलाएगा एपिडर्मिस, या इसे क्या कहते हैं? बाह्य त्वचा कहते हैं। और इस प्रपसूतक में जब कौन सा विभाजन होगा? परिणत विभाजन। परिणत विभाजन एज ए समसूत्र विभाजन होता है, माइटोसिस डिवीजन होता है, जहां पे एक कोशिका दो भागों में विभाजित हो जाएगी और आप देखेंगे ये दो कोशिकाओं का क्या हो जाता है? निर्माण हो जाता है। ठीक है, इस तरीके से दो कोशिकाओं का निर्माण हो गया। ऊपर वाली जो कोशिका है इसे क्या कहा जाएगा? इसे कहा जाता है प्राथमिक, ध्यान से सुनना, प्राथमिक भित्तीय कोशिका। प्राथमिक भित्तीय कोशिका के नाम से इसे जाना जाता है, भित्तीय कोशिका। शॉर्ट में बोलते हैं प्राइमरी पैराइटल सेल के नाम से, पीपीसी के नाम से भी इसे जानते हैं, प्राइमरी पैराइटल सेल, या शॉर्ट में बोल दिया पीपीसी। और दूसरी जो एक कोशिका जो बनती है इसको कहा जाता है प्राथमिक बीजाणु जनन कोशिका। क्या बोलते हैं? प्राथमिक बीजाणु जनन कोशिका के नाम से इसे जाना जाता है, बीजाणु जनन कोशिका। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं प्राथमिक भित्ति कोशिका में। प्राथमिक भित्ति कोशिका ये वाली कोशिका है, और इस कोशिका के अंदर पुनः कौन सा विभाजन होता है? परिणत विभाजन होता है। ठीक है, जब इसमें परिणत विभाजन होता है तो देखिए ये संरचना तो आपको हमने दिखा दी, कौन सी संरचना कहलाएगी? एपिडर्मिस। ठीक है, ये कहलाएगा आपका बाह्य त्वचा, जिसको बोल दिया हमने एपिडर्मिस। ठीक है, और आप देख रहे हैं प्राथमिक भित्ति कोशिका में जब परिणत विभाजन होगा, कौन सा विभाजन होगा? परिणत विभाजन होगा, तो यहाँ पर दो कोशिकाओं का क्या होता है? निर्माण होता है। ठीक है, कितनी कोशिकाओं का निर्माण होता है? दो कोशिकाओं का निर्माण होता है। एक को हम बोलते हैं अंतरथीसियम कोशिका,
या अंतःत्वचा कोशिका, तो ये तो कहलाएगी अंतःथीसियम या इंग्लिश में लिख रहा हूं मैं एंडोथीसियम सेल के नाम से इसे जानते हैं। और दूसरी जो कोशिका जो बनती है इसे कहा जाता है भित्ति कोशिका। भित्ति कोशिका, इंग्लिश में इसको बोलते हैं पैराइटल सेल के नाम से जानते हैं। देखिए तो प्राथमिक भित्ति कोशिका कितने भागों में बट गई है? 2 भागों में। ठीक है, तो एक एंडोथीसियम सेल बन गई है, दूसरी कौन सी कोशिका बन गई है? भित्ति कोशिका बन गई है। ठीक है, और सबसे अंत में कौन सी कोशिका कहलाएगी? प्राथमिक बीजाणु जनन कोशिका। तो ये कोशिका हमने आपको बता दी, प्राथमिक बीजाणु जनन कोशिका, प्राथमिक बीजाणु जनन कोशिका के नाम से इसे जानते हैं। देखिए अब हम बात करते हैं, ध्यान से सुनिएगा, भित्ति कोशिका में अब क्या होता है? पुनः परिणत विभाजन होता है। ठीक है, देखिए तो इसी डायग्राम को आगे बढ़ा रहे हैं। देखिए ये तो वाली संरचना कौन सी हो गई? ये वाली संरचना हो गई इस तरीके से, इसे कहा जाएगा एपिडर्मिस की कोशिका। कौन सी कोशिका कहलाएगी? एपिडर्मिस की कोशिका कहलाएगी। और ये अंतःथीसियम की कोशिका है, उसका भी मैं आपको डायग्राम आपको इस तरीके से बना करके दिखा रहा हूं। ये हमारी कोशिकाएं हो गई, मान लीजिए एंडोथीसियम की कोशिका, एंडोथीसियम की कोशिका के नाम से जानते हैं। अब देखिए भित्ति कोशिका में कौन सा विभाजन होता है? भित्ति कोशिका में पुनः कौन सा विभाजन होता है? परिणत विभाजन होता है। ठीक है, भित्ति कोशिकाओं में जब परिणत विभाजन होगा तो यहाँ पर किन का निर्माण होगा? 2 कोशिकाओं का निर्माण होगा इस तरीके से। एक कोशिका को मैंने यहाँ पे लिख रहा हूं, ध्यान से सुनना, एक कोशिका को कहा जाएगा मध्य परत की कोशिका। ठीक है, और दूसरी कोशिका का नाम होगा, उसे कहा जाएगा टैपेटम। टैपेटम के नाम से क्या है? उसे जाना जाता है टैपेटम, मिडिल लेयर। ठीक है, मिडिल लेयर और टैपेटम का यहाँ पर क्या हो जाता है? निर्माण हो जाता है। और सबसे अंत में आप देख रहे हो कौन सी कोशिका है? प्राथमिक बीजाणु जनन कोशिका, प्राथमिक बीजाणु जनन कोशिका। आप देखिए यहाँ पर मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं, यहाँ पे हम ये बता रहे हैं कि प्रसूतक की जो कोशिकाएं होती हैं, कौन सी कोशिकाएं होती हैं? प्रसूतक की कोशिकाएं होती हैं। और प्रसूतक की जो कोशिकाओं में जब पहला परिणत विभाजन होता है तो उसकी प्राथमिक भित्ति कोशिका, ये प्राथमिक भित्ति कोशिका, इसी प्राथमिक भित्ति कोशिकाओं में निरंतर विभाजन हुआ है। और विभाजन होने पर यहाँ पर आप देखेंगे किसका निर्माण हो गया है? ये 4 परतों का निर्माण हो गया है। सबसे पराग कोश के सबसे बाहर की ओर जो आवरण होगा वो एपिडर्मिस होगा, उसके अंदर एंडोथीसियम होगा, उसके अंदर मध्य परत होगी, उसके अंदर क्या होगा? टैपेटम होगा। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि प्राथमिक भित्ति कोशिकाओं से किसका निर्माण होता है? पराग कोश की भित्तियों का क्या होता है? निर्माण होता है। पराग कोश की भित्तियों का निर्माण होता है। तो पराग कोश की भित्तियों का निर्माण किससे हुआ है? प्राथमिक भित्ति कोशिकाओं से होता है। ठीक है, प्राथमिक भित्ति कोशिकाओं से पराग कोश की भित्तियों का निर्माण होता है। और आपको पता है यहाँ पे पराग कोश की कितनी मुख्य भित्तियां हैं? 4। पहली बाह्य भित्ति को बोलते हैं बाह्य त्वचा, उसके नीचे एंडोथीसियम, उसके नीचे मध्य परत, और चौथी को क्या कहते हैं? प्रसूतक, या उसे टैपेटम की कोशिकाओं के नाम से क्या है? उसे जाना जाता है। ठीक है, आपको बता दें जब पराग कोश का ये परिवर्धन हो रहा है, और परिवर्धन जब होता है तो पराग कोश की जो भित्तियां होती हैं वो 4 स्पष्ट लेयरों के रूप में क्या है? दिखाई देती है। 4 स्पष्ट परतों के रूप में क्या होती है? यहाँ पर दिखाई देती है। उसके पश्चात हम बात कर रहे हैं अब सबसे अंत में प्राथमिक बीजाणु जनन कोशिका का। ये कौन सी कोशिका है? प्राथमिक बीजाणु जनन कोशिका पर हम क्या करते हैं? बात करते हैं।
देखिए प्राथमिक बीजाणु जनन की जो कोशिकाएं होती हैं, कौन सी कोशिकाएं होती हैं? प्राथमिक बीजाणु जनन की कोशिका होती है, इन्हें लघु बीजाणु मात्र कोशिका भी कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है? लघु बीजाणु मात्र कोशिका भी कहा जाता है। लघु बीजाणु मात्र कोशिका भी क्या है? कहा जाता है। इंग्लिश में अगर बोला जाए तो इन्हें MSMCP के नाम से जानते हैं। माइक्रोस्पोर, M फॉर माइक्रो, S फॉर स्पोर, M फॉर मदर, C फॉर सेल। इसे हिंदी में बोलते हैं लघु बीजाणु मात्र कोशिका के नाम से भी इसे क्या है? जाना जाता है। देखिए लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं जो होती हैं, इनका निर्माण हम ये भी कह सकते हैं कि जब प्राथमिक बीजाणु जनन की कोशिकाओं में समसूत्र विभाजन होता है, प्राथमिक बीजाणु जनन की कोशिकाओं में जब समसूत्र विभाजन होता है, तब लघु बीजाणु जनन कोशिकाओं का क्या हो जाता है? निर्माण हो जाता है। या हम लघु बीजाणु जनन कोशिका न बोलें तो हम यहाँ पे डायरेक्ट बोल सकते हैं कि यहाँ पे प्राथमिक बीजाणु जनन कोशिकाओं का क्या हो जाता है? निर्माण हो जाता है। किसका निर्माण हो जाता है? प्राथमिक बीजाणु जनन कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है। आपको बता दूं, ये प्राथमिक बीजाणु जनन कोशिकाएं जो होती हैं वो पराग कोश की संरचना का सबसे आंतरिक भाग होता है। प्राथमिक बीजाणु जनन कोशिका जो होती है वो पराग कोश की भित्ति का सबसे कौन सा भाग होता है? आंतरिक भाग होता है। ठीक है। प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल इज द इंटरनल पार्ट ऑफ पोलन सेल। पराग कोश की संरचना का कैसा भाग होता है? आंतरिक भाग होता है। और इन कोशिकाओं में क्या होता है? इन कोशिकाओं के अंदर अर्धसूत्री विभाजन होता है। कौन सा विभाजन होता है? अर्धसूत्री विभाजन होता है। और जब इन कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन की क्रिया होती है तो लघु बीजाणुओं का क्या हो जाता है? निर्माण हो जाता है। किसका निर्माण हो जाता है? लघु बीजाणुओं का निर्माण हो जाता है। लघु बीजाणु न बोलें तो इनमें पराग कणों का क्या हो जाता है? निर्माण हो जाता है। किसका निर्माण हो जाता है? पराग कणों का क्या हो जाता है? निर्माण हो जाता है। या पराग कण न बोले तो इन्हें क्या कहते हैं? नर युग्मकों का क्या हो जाता है? निर्माण हो जाता है। तो ध्यान से समझ लीजिए, प्राथमिक बीजाणु जनन मात्र कोशिकाओं में जब अर्धसूत्र विभाजन होता है तो लघु बीजाणु या नर युग्मक या पराग कणों का क्या हो जाता है? निर्माण होता है। इस तरीके से पराग कोश का क्या होता है? परिवर्धन होता है, डेवलपमेंट होता है। तो पराग कोश का परिवर्धन मैं आपको शॉर्टली एक बार वापस बता रहे हैं। बाह्य त्वचा का निर्माण होता है। पराग कोश की बाह्य त्वचा जो होती है, पराग कोश की जो बाह्य आवरण होता है वो बाह्य त्वचा से बना होता है। इसमें अविभजित कोशिकाओं का समूह पाया जाता है। इनमें संरचनात्मक परिवर्तन होते हैं। संरचनात्मक जब परिवर्तन होते हैं, स्ट्रक्चरल चेंज होते हैं, तो यहाँ पर सबसे पहले 2 परागपुटों का निर्माण होता है, फिर 4 परागपुटों का निर्माण हो जाता है, अर्थात 4 लघु बीजाणुधानियों का निर्माण हो जाता है। आपको हमने बताया कि परागपुट के अंदर कुछ हाइपोडर्मल की जो कोशिकाएं होती हैं वो हाइपोडर्मल की कोशिकाएं अन्य कोशिकाओं की तुलना में आकार में कैसी हो जाती है? बड़ी हो जाती है। तथा उनमें जीव द्रव भी अन्य कोशिकाओं की तुलना में या आसपास की कोशिकाओं की तुलना में कैसा हो जाता है? अधिक हो जाता है। अर्थात वो कोशिकाएं आकार में कैसी हो जाती है? बड़ी हो जाती है। इस प्रकार की कोशिकाओं को ही प्रपसु कोशिका या प्रपसूतक कोशिका कहते हैं। ये प्रपसूतक कोशिका है। इस प्रपसूतक कोशिका में परिणत विभाजन होता है। परिणत विभाजन जब प्रपसूतक कोशिका में होता है तो प्राथमिक भित्ति कोशिका और प्राथमिक बीजाणु जनन कोशिकाओं का निर्माण होता है। प्राथमिक भित्ति कोशिकाओं में जब परिणत विभाजन होता है तो अंतःथीसियम और भित्ति कोशिकाओं का निर्माण होता है। भित्ति कोशिकाओं में जब परिणत विभाजन होता है तो उसके फलस्वरूप किसका निर्माण होता है? मध्य परत और टेपिटम का निर्माण होता है। और मध्य परत और टेपिटम का निर्माण होने का मतलब हम कह सकते हैं कि प्राथमिक भित्ति कोशिकाओं से पराग कोश की भित्ति स्तरों का क्या होता है? निर्माण होता है। और ये पराग कोश के भित्ति स्तर कैसे होते हैं? बिल्कुल स्पष्ट रूप से क्या होते हैं? दिखाई देते हैं। इनका सबसे आंतरिक भाग जो होता है उसे प्राथमिक बीजाणु जनन कोशिका कहते हैं। प्राथमिक बीजाणु जनन कोशिकाओं को सीधे ही हम प्राथमिक बीजाणु जनन मात्र कोशिका भी कह सकते हैं।
और ये प्राथमिक बीजाणु जनन कोशिकाओं में जब समसूत्र विभाजन होता है तो लघु बीजाणु मात्र कोशिका या शुक्राणु या प्राथमिक बीजाणु जनन कोशिका भी उन्हें कहते हैं। प्राथमिक बीजाणु जनन कोशिका या प्राथमिक बीजाणु जनन कोशिकाओं में क्या होता है, असूत्र विभाजन होता है, जिसके फलस्वरूप लघु बीजाणु या परागकण या नर युग्मकों का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। ठीक है, आपको हम बता चुके हैं कि यहाँ पर आपको हम इसके अगले टॉपिक में, अगले वीडियो में हम आपको इसके बारे में बताएंगे कि जो मादा युग्मकोद्भिद होता है, जिनमें हमने खास तौर से पुंकेसर का परिवर्तन है, इस पुंकेसर के परिवर्तन को हम यानी कि एक फ्लोरल डायग्राम के द्वारा हम क्या उसे दिखाएंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।